नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं जो आपको शायद किसी सोशल मीडिया या मीडिया चैनल पर नहीं मिलेगी। इसीलिए हमारा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए और विषय पूरा आप ठीक से समझ पाए। वैसे तो हम आपको 3 जानकारियां देने जा रहे हैं। पहली जानकारी ये कि अभी थोड़े ही समय पहले एक यशस्वी दौरा करके अमेरिका का यशस्वी दौरा करके प्रधानमंत्री मोदी जी भारत आ चुके और उनका स्वागत बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने नई दिल्ली में किया, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। बहुत जोर शोरों से उनका स्वागत किया गया। दूसरी जानकारी हम आपको ये दे रहे हैं कि महाराष्ट्र के पुलिस महासंचालक उन्होंने वहां के गृह मंत्रालय यानी मंत्रालय में उन्होंने एक रिपोर्ट भेज दिया। उन्होंने ये दरख्वास्त कर दी मंत्रालय से कि जो परमवीर सिंह और एक 25 या उससे ज्यादा या 24 या उससे ज्यादा कुछ पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को निलंबित किया जाए, सस्पेंड किया जाए। वो अहवाल उन्होंने मंत्रालय से वापस आ गया उनके पास गृह विभाग से, ये कहते हुए कि ये जितने लोगों के नाम आपने लिखे, जितने अधिकारियों के कर्मचारियों के उनके खिलाफ जो 5 या जो भी कुछ एफआईआर रजिस्टर है, उसमें कौन से केस में इनका क्या क्या रोल रहा है, इसकी हमें पूरी जानकारी दीजिए। क्योंकि काफी लोगों का कुछ मेजर रोल होगा अधिकारियों का या क्या, और कर्मचारियों का शायद छोटा रोल होगा या माइनर रोल होगा, तो उस हिसाब से उसका क्या करना है उस हिसाब से गृह मंत्रालय निर्णय लेगा। तो हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में ये अहवाल वहां पर जाए, ये रिपोर्ट भेज दे वहां के पुलिस महासंचालक जो है महाराष्ट्र के श्री संजय पांडे, और वो हिसाब से उस पर कार्रवाई होने की संभावना है। तो उसके लिए हमें रुकना पड़ेगा और देखना पड़ेगा इस विषय में आगे क्या होने जा रहा है। और जैसे ही कुछ हमें सूचना मिलती है, जानकारी मिलती है, हम आपके सामने जरूर वीडियो बनाकर उसे पेश करेंगे। अब तीसरी जो जानकारी हम देने जा रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बिल्कुल ही आपको किसी भी न्यूज चैनल पर या सोशल मीडिया में कहीं पर नहीं मिलेगी। देखिए दोस्तों, ये जो विषय चल रहा है कि पूर्व गृह मंत्री महाराष्ट्र के जो हैं अनिल देशमुख, ये फरार है, इनके खिलाफ लुकआउट नोटिस है, ईडी ने जारी किया है, क्योंकि 5-5 समन इनको भेजकर ये या इनके जो बेटे हैं या इनके परिवार के लोग वो इन्वेस्टिगेशन के लिए हाजिर नहीं हुए। यानी जो जांच करने वाली एजेंसियां हैं, यानी जैसे ईडी, उनके सामने हाजिर नहीं हुए। वैसे इस केस की जो तहकीकात है, जो जांच है, वो सीबीआई ने शुरू की थी हाईकोर्ट के आदेश पर, न कि केंद्र सरकार के आदेश पर। जिस तरह से उन पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, केंद्र सरकार पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियां वापर रही है, यूज कर रही है राज्य की सरकार को अस्थिर करने के लिए। महाविकास आघाड़ी की तरफ से ये गलत आरोप लगाया जा रहा है उन पर। खैर, जब उसमें पैसे का गैर व्यवहार या मनी लॉन्ड्रिंग इत्यादि पाया गया सीबीआई द्वारा, तो लाजमी है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को इन्फॉर्म करेंगे, और वो उन्होंने इन्फॉर्म किया और ईडी वो हिसाब से वो इन्वेस्टिगेशन उसकी जांच कर रही है। इसमें अनिल देशमुख है, अनिल परब है, हसन मुशर्रफ है, भावना गवली है, ये सब, और प्रताप सरनाइक इत्यादि। तो कहने का मतलब ये छगन भुजबल भी छूटे नहीं है। उनके पास जो 120 करोड़ रुपयों का व्यवहार हुआ है उस पर उनका जवाब देना बाकी है। वो केस न्यायालय में अब तक चल रही है। जो केस उनकी जो उन्हें जो बरी कर दिया गया है, वो महाराष्ट्र सदन का जो केस बताया जा रहा है वो एंटी करप्शन का केस था। एंटी करप्शन के स्पेशल कोर्ट ने उन्हें बरी किया था, और वो विषय ऐसा था कि ये एंटी करप्शन राज्य सरकार के तहत काम करता है, उनके अंडर काम करता है, उनके नीचे काम करता है। तो उन्होंने शायद प्रेस नहीं किए होंगे चार्जेस या ऐसा कुछ हुआ होगा। क्या जो भी हुआ वो एक अलग मसला है, उस पर नहीं जाएंगे। हम आज के मेन विषय पर बात करते हैं कि अगर आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा कि मीडिया और जो जांच एजेंसियां हैं, जैसे महाराष्ट्र पुलिस हुई, मुंबई पुलिस हुई, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट हुआ, सीबीआई हुई, एनआई हुई, इनका कैसा रोल रहा है। सचिन वाजे की जांच बराबर से हुई और उन्होंने जो जानकारी दी उस पर ईडी अब जांच कर रही है, जिसमें अनिल देशमुख उनके सामने हाजिर नहीं हो रहे। अनिल परब को जब उन्होंने पिछले महीने 29 तारीख को समन भेजा था, तो उन्हें 30 तारीख को बुलाया गया था। 30 तारीख को उन्हें एक पत्र लिख करके ईडी को, और उन्होंने कहा था हमें 14 दिन की मोहलत दी जाए, क्योंकि हम अपने मिनिस्टर हैं और हम अपने पब्लिक ड्यूटीज में बिजी हैं, हमारा शेड्यूल तैयार रहता है, इस वजह से।
तो अभी फिर पिछले हफ्ते उन्हें एक समन जा चुका है, जो परसों 27 तारीख को उन्हें फिर ईडी के दफ्तर में बुलाया गया है। 27 नहीं, 28 सितंबर 2021 को। अब ये देखना बाकी है कि वो उस जांच के लिए वहां हाजिर होते हैं कि नहीं, उनको जवाब देने के लिए है। इसके सिवा अगर आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को गिरफ्तार किया गया था, यही महाराष्ट्र पुलिस थी, और मीडिया लगातार उसमें बना हुआ था, लाइव दिखा रहा था। कई चैनल थे मीडिया के, भले ही वो मराठी होंगे, भले ही वो स्थानिक चैनल होंगे, लेकिन वो लगे हुए थे और उस समय लाइव दिखा रहे थे कि पुणे की पुलिस और नासिक की पुलिस की टीम वहां पहुंच रही है, रायगढ़ या जो भी वहां जो मामला था जहां पर। क्या कहने का मतलब ये है कि पुलिस भी उसमें सक्रिय थी और मीडिया भी उसमें सक्रिय थी। या फिर इसके बाद अगर आपने देखा हो कुछ ही दिन पहले कि किरीट सोमैया जब वहां कोल्हापुर जाने के लिए निकले, तो एक दिन पहले जब उनके घर के घरगुती गणपति की, गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन था, तो पुलिस ने वहां भी उन्हें जाने नहीं दे रहे थे, ये डर से कि ये कहीं कोल्हापुर नहीं चले जाए। कोल्हापुर के जो कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने इनके ऊपर प्रवेश बंदी का आदेश लागू किया था, कानून व सुव्यवस्था का कारण बताते हुए, या फिर इनके जान को खतरा है इस तरह का कोई कारण बताते हुए। कहने का मतलब दोस्तों हमारा ये है कि उसमें पुलिस कितनी सक्रिय थी। मुंबई पुलिस एक दिन पहले उनके घर पे पहुंच गई, ठीक है, उसके बाद उन्होंने जैसे तैसे खिरगांव चौपाटी पहुंच के विसर्जन किया, लेकिन मीडिया उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। उसके बाद जब वो ट्रेन पकड़ने गए सीएसटी स्टेशन, तो उसके बाहर उन्हें रोक दिया गया। पुलिस ने उन्हें कोई, उनका जो बयान था कि उन्हें कोई झूठा आदेश पढ़ करके सुनाया गया, और जब उन्होंने उसकी कॉपी मांगी तो इन्होंने वो फाड़ करके फेंक दिया पुलिस वालों ने, उन अधिकारियों ने। यदि पुलिस कितनी सक्रिय थी। इसके बाद फिर आगे जितने स्टेशन आते गए उसमें पुलिस उन्हें कन्विंस करती रही कि आप कोल्हापुर में प्रवेश न करें, कायदा सुव्यवस्था का, कानून का प्रॉब्लम पैदा होगा, या फिर वहां आपके जान को खतरा हो सकता है। इस प्रकार की सब बातचीतें चल रही थी और उसमें मीडिया उनके साथ में एक नहीं कई मीडिया चैनल की टीमें, जो भले स्थानिक हो, रीजनल हो, मराठी के हों, लेकिन उनके साथ बने हुए थे, उनके साथ लगे हुए थे पूरी रात उस पूरे सफर में, जब तक वो कराड़ में उतरे। और कराड़ में फिर उन्होंने सुबह करीब करीब 9 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। तो इसमें पुलिस और मीडिया कितनी सक्रिय थी ये आपने देखा। महाराष्ट्र में परमवीर सिंह के खिलाफ जितने भी एफआईआर हैं, एक राज्य सरकार ने जस्टिस चंदीवाल का कमीशन बिठाया हुआ, स्पेशल कमीशन अंडर दी कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट, उसके तहत इन्होंने बिठाया हुआ। अब उन्होंने नॉन अवेलेबल वारंट इशू किया है, ऐसी जानकारी मिली कई सूत्रों से, और कई न्यूज़पेपर्स या टीवी चैनल्स पर भी ये जानकारी आई, बताई गई थी कि एक सीआईडी की टीम वहां चंडीगढ़ गई थी परमवीर सिंह के घर पर, जो कि पूर्व पुलिस आयुक्त हैं महाराष्ट्र के, मुंबई के, और वो पुलिस महासंचालक है होमगार्ड महाराष्ट्र के। तो उनके वहां जाकर के बंगले पर वो वहां मिले नहीं और ये लोग खाली हाथ लौट आए। लेकिन इसके कुछ ही दिन बाद, यानी अभी कुछ दिन पहले, रिपब्लिक के 1 या 2 पत्रकार गए थे वहां पर, और उन्होंने जो रिकॉर्डिंग की कि वहां पर जो परमवीर सिंह के बंगले पर वो पहुंचे, तो वहां पर ये पाया गया, जब उन्होंने पूछा कि क्यों परमवीर सिंह साहब यहाँ रहते, तो उन्होंने कहा कि हाँ यहीं रहते हैं, वो हैं अभी। तो कहा नहीं अभी नहीं है, अभी वो बाहर गए, कब आएंगे तो पता नहीं, हम बाद में पता करके पूछ के बताते हैं। इस तरह का हम, उन्होंने कुछ बयान दिया उनके चौकीदार या सिक्योरिटी गार्ड ने कि हम अंदर जाकर के पूछ करके आते हैं और आपको बताते हैं। यही परमवीर सिंह वहां चंडीगढ़ में है, खुलेआम वो आराम से घूम रहे हैं, लेकिन सीआईडी उन्हें पकड़ नहीं पाई, महाराष्ट्र या महाराष्ट्र के पुलिस की जो टीम थी वो उन्हें पकड़ नहीं पाई। अभी दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं अनिल देशमुख, तो उस केस की भी बात करेंगे, लेकिन इसके पहले महाराष्ट्र के इस परमवीर सिंह के खिलाफ जो केस है, इसमें इन्हें क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? क्या वहां की सरकार, महाराष्ट्र की, उनको ये डर है कि जिस तरह से सचिन वाजे ने मुंह खोल दिया उस तरह से ये भी मुंह खोल देंगे तो और बड़े बखेड़े खड़े हो जाएंगे। जिस तरह से इन्होंने एक पत्र लिखा था उसमें इतना बड़ा महाभारत खड़ा हो गया है, इतना बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो गया है। तो अगर ये जस्टिस चंदीवाल के सामने आ जाएंगे, या ये केसेस में अगर ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने अपियर हो जाएंगे, तो ये पूरे जो स्केलेटन है वो बाहर निकाल देंगे व्यवहारों का, या ये राजनीतिक जो भी बातें हुई है, जो भी घटनाएं हुई है उसका, या क्या इस चीज से महाराष्ट्र की सरकार, महाविकास आघाड़ी की सरकार डर रही है? नहीं, इस विषय में आप आपकी राय जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएं, ताकि हमें भी समझ में आए कि हमारे दर्शकों की राय क्या है। दूसरी बात, अनिल देशमुख पर आते हैं। देखिए,
अनिल देशमुख के पहले आपको एक और बात बता दें, परमबीर सिंह जहां रह रहे हैं वो चंडीगढ़, वो हरियाणा और पंजाब की राजधानी है। न वो पंजाब के पुलिस के अंडर है और ना ही वो हरियाणा के पुलिस के अंडर है। वो एक केंद्र शासित प्रदेश माना जाता है, यूनियन टेरिटरी है और केंद्र के नीचे है, केंद्र के अंडर उसे गवर्न किया जाता है, उसे चलाया जाता है उसका प्रशासन। तो इस चंडीगढ़ में अगर इन्हें केंद्र सरकार का अगर कोई संरक्षण या कोई आशीर्वाद हासिल है तो इस तरह का आरोप भी महाविकास आघाड़ी अब तक कर सकती थी, महाराष्ट्र की जो सरकार, कि इन्हें केंद्र सरकार का ये कुछ समर्थन या कुछ प्रोटेक्शन हासिल है या उन्हें आशीर्वाद है अमित शाह का या जो भी गृह मंत्री का या जो भी हो। लेकिन उन्होंने अब तक इस तरह का कोई न इल्जाम लगाया है और ना ही इन्होंने इस तरह का कोई दावा किया है। इसका मतलब इस तरह की कोई बात नहीं है, ये होने की संभावना नकारी नहीं जा सकती कि इन्हें शायद ये पकड़ना ही नहीं चाहते। अब आते हैं अनिल देशमुख पर। अनिल देशमुख का विषय इस तरह से है कि ये जो सीआईडी की टीम गई थी वहां पर, उसके साथ में या पुलिस की टीम गई थी महाराष्ट्र के, उनके साथ कोई मीडिया नहीं, कोई फॉलोअप नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं, कोई लाइव कैमरा नहीं, कोई उनकी फोटोग्राफी नहीं और उनसे कोई सवाल भी नहीं पूछा गया किसी मीडिया चैनल ने। जब अनिल देशमुख की बात आती है तो ना कोई ईडी से जाके सवाल कर रहा है। जब ये वारंट इशू और लुकआउट नोटिस जारी किए जा रहे हैं, जिस तरह से परमबीर सिंह के खिलाफ महाराष्ट्र की पुलिस ने किया, उसी तरह अनिल देशमुख जो पूर्व गृह मंत्री है महाराष्ट्र के, उनके खिलाफ ईडी ने किया और उन्होंने सीबीआई को भी एक पत्र लिखा हुआ है कि इन्हें ढूंढने में और पकड़ने में हमारी मदद की। जो ईडी की टीमें अगर इन्हें ढूंढने कहीं जा रही हैं तो क्यों मीडिया वो लाइव नहीं दिखाता या उसको कवर नहीं करता या उसकी जानकारी या उसका वीडियो अपने न्यूज चैनल पर नहीं दिखाता? वो चाहे नेशनल चैनल हो, इंग्लिश चैनल हो, हिंदी चैनल हो या क्षेत्रीय मराठी चैनल हो, जिन्होंने किरीट सोमय्या को कवर किया, उनका कोल्हापुर या कराड़ तक का दौरा, या फिर नारायण राणे को जो अरेस्ट किया गया, गिरफ्तारी की गई, उसका जो कवरेज किया, यही लोग वहां क्यों नहीं कवर करते? ये भी एक बड़ा सवाल है। इस विषय में भी आपकी राय आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लेकिन ना ही इनसे कोई सवाल पूछा जाता है, ना ही महाविकास आघाड़ी के मुख्यमंत्री से कोई सवाल पूछा जाता है कि आप ही के मंत्री थे, कहाँ है? आपके रिकमेंडेशन के ऊपर, आपकी जवाबदारी के ऊपर राज्यपाल ने उन्हें शपथ दी थी, जिसे आपने बाद में गृह मंत्रालय दे दिया। उन्हें गोपनीय पद और गोपनीयता की शपथ राज्यपाल ने दी थी, ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रिकमेंडेशन पर दी थी। केंद्र सरकार का या राज्यपाल का उस मंत्री से कोई लेना देना नहीं है जो अब पूर्व मंत्री है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह का ये जो सब चल रहा है, या फिर ईडी से या जो भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह से कोई मीडिया चैनल, वो मराठी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई नहीं जाकर के पूछता कि क्या कदम उठाए जा रहे हैं अनिल देशमुख को पकड़ने के लिए। ये इस तरह से ये दोगलापन क्यों है? ये चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे महाराष्ट्र की पुलिस हो, चाहे मुंबई की पुलिस हो, चाहे वो सीआईडी टीम हो जो वहां गई थी चंडीगढ़, या ये मीडिया हो, इस विषय में क्या आपको लगता है कि कहीं कुछ घालमेल है, कुछ अंदर गड़बड़ है, कहीं ये बैलेंसिंग एक्ट चल रहा है कि तुम तुम्हारा आदमी बचाओ, हम हमारा आदमी बचाएंगे, या फिर इसके अंदर कुछ और बात है? इस विषय पर सोचना और इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों के आंखों में धूल झोंकने का काम यहाँ नहीं चलना चाहिए, ऐसी हमारी इच्छा है। ऐसे संविधान के रूप से हम समझते हैं कि जनहित का काम होना चाहिए, कानून सबके लिए एक होना चाहिए। कोई और होता तो उसे उठा करके बंद कर दिया होता, लेकिन ये अनिल देशमुख है या परमबीर सिंह है, ये हाई प्रोफाइल हैं, वो राजनीतिक नेता हैं, ये आईपीएस ऑफिसर हैं, क्या इस वजह से कुछ इस प्रकार का ये है, या इन्हें कुछ डर लग रहा है कि ये वहां हाजिर हो जाएंगे तो कुछ जानकारी दे देंगे कि ये अपनी कौन से पॉलिटिकल बॉसेस को पैसा पहुंचाते थे, या ये जो आईपीएस ऑफिसर हैं क्या ये जानकारी दे देंगे कि ये महाविकास आघाड़ी का या राष्ट्रवादी पार्टी का इनसे क्या कनेक्शन है, या ये पूरा जानते थे वसूली का और इसमें इन्हें भी कुछ मिलता था और ये किसी और के लिए भी जमा करते थे? इस तरह की संभावनाएं इस स्थिति में आज की तारीख में नकारी नहीं जा सकती। फिर भी इस पूरे विषय में क्या आपकी राय है, जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप हमें जरूर बताएं। और अगर आपको किसी और विषय पर जानकारी की जरूरत हो तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, ताकि हम उस विषय पर वीडियो बना करके आपके सामने वो जानकारी पेश करें। आपको अगर इस वीडियो का कंटेंट, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक करें और आपके सभी दोस्त, मित्र, रिश्तेदार और कलीग्स और अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ इसे जरूर शेयर करें, ताकि सही प्रकार की जानकारी, सही तरह की जानकारी उन तक भी पहुंच सके। वो भी भारत के नागरिक हैं, उन्हें भी जानकारी, सही जानकारी लेने का पूरा हक और अधिकार है। और
अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और उसके बाजू में जो बेल आइकन का स्विच है उस पर क्लिक करके उसमें ऑल नोटिफिकेशन यानी सभी नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें, ताकि हमारा वीडियो अपलोड होते ही आपको तुरंत जानकारी आ जाए और आप तुरंत सही सही जानकारी हमारे वीडियोस के द्वारा प्राप्त कर सके। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।